Hello guys, today we are going to talk about The Birthday Party by Harold Pinter. I'm Dr. Shelley and we are going to discuss all the important quotes, a short summary of the play, and we are going to discuss all important questions which have been asked in NET and other state exams. Let's begin with a short summary of The Birthday Party. इस प्ले में 3 एक्ट हैं. एक्ट 1 स्टार्ट होता है पीटी और मैग के लिविंग रूम से. ये एक कपल हैं, पीटी एंड मैग, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड दे लिव इन अ सी साइड टाउन इन इंग्लैंड. वो दोनों स्टैनली वेबर नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उनके यहाँ रेंट पे रहता है और उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो उनका अपना बेटा है. पीटी और मैग की जो एज है वो 60 साल के अराउंड है और जो स्टैनली है उसकी एज इट इज़ अराउंड 30. तभी स्टैनली अपने रूम से नीचे आता है और वहाँ मैग से उसका थोड़ा बहुत एक कॉन्वर्जेसन होता है जिसमें वो थोड़ा उसे इंसल्ट भी करता है और थोड़ा उससे फ्लर्ट भी करता है. इन दोनों का जो रिलेशनशिप है इट इज़ of a very distorted kind. Sometimes Meg actually treats him as his son and sometimes she seems to be very interested in him as well. तो उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इसमें. पर मैग जो है वो एक बहुत ही नीडी टाइप की वुमन है जिसे बहुत ज़्यादा लोगों की अपने आसपास ज़रूरत है. शी ओनली ट्राइज टू रिमेंबर गुड थिंग्स और उसकी भी जो अपनी पर्सनैलिटी है इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर. शी फॉरगेट्स a lot of things sometimes. Now मैग की एक फ्रेंड है लुलू जो कि वहाँ एक पार्सल लेके आती है और उसकी भी एज करीब 20 ईयर्स के आसपास है. शी इज़ अ यंग लेडी एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी फ्लर्टेशियस. देन देर आर 2 पीपल, गोल्डबर्ग एंड मैकैन, जो कि वहाँ आते हैं और मैग उनसे बात करती है और उनको बोलती है कि शाम को हमारे यहाँ स्टैनली की बर्थडे पार्टी है तो तुम हमारे यहाँ आ जाना. मैग स्टैनली को बोलती है कि शाम को पार्टी है और तुम्हारे बर्थडे की एंड आई हैव गॉट दिस गिफ्ट फॉर यू. तो वो एक गिफ्ट उसे देती है जो कि है एक टॉय ड्रम. तो स्टैनली क्या करता है अपने गले के चारों ओर उस ड्रम को बांध लेता है और फिर उसे बहुत ज़्यादा बजाने लगता है पर उसे बजाते बजाते ही एक्चुअली लूजेस कंट्रोल. देन देयर इज़ एक्ट 2. एक्ट 2 में मैकैन और गोल्डबर्ग स्टैनली से मिलते हैं उसकी बर्थडे पार्टी में और स्टैनली बोलता है कि मैंने शायद मैकैन तुम्हें कहीं देखा है पर वो मना कर देता है कि नहीं, वी हैवंट मेट अर्लियर. फिर पीटी जो है उसे अपनी चेस नाइट के लिए जाना है तो ही लीव्स द बर्थडे पार्टी और मैग, लुलू, गोल्डबर्ग, मैकैन और स्टैनली पार्टी में रह जाते हैं. फिर उसके बाद दे स्टार्ट प्लेइंग सम गेम्स और जो स्टैनली है स्टैनली को गोल्डबर्ग और मैकैन मौका देख के क्या करते हैं इंटेरोगेट भी करने लगते हैं कि तुमने क्या किया था इससे पहले और तुमने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्यों छोड़ा था और तुम्हारी शायद कोई वाइफ भी है तो तुमने उसे भी क्यों छोड़ा था. तो स्टैनली को ये सब समझ में नहीं आता है. ही इज़ नॉट एबल टू आंसर बैक. अगले दिन क्या होता है पीटी और मैग फिर अपने लिविंग रूम में बैठे हैं और वो डिस्कस करते हैं कि पिछली रात को कैसी बर्थडे पार्टी रही. तो मैग जो है उसे सारी अच्छी अच्छी बातें याद है जितना भी कुछ लुलू के साथ होता है या फिर जो भी स्टैनली के साथ इंटेरोगेशन होती है और जो वो टॉय ड्रम वगैरह के ऊपर गिर जाता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब वो भूल जाती है. ना उसको क्या हो रहा है कि स्टैनली की बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि वो कहाँ हैं बट फिर वो सोचती है कि मे बी मैकैन को तो वो पहले से जानता ही है तो शायद वो लोग अपने साथ में ही होंगे. मैकैन ऊपर स्टैनली के रूम से नीचे आता है और पीटी को बोलता है कि स्टैनली को हमें डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. तो फिर गोल्डबर्ग भी वहाँ आ जाता है. गोल्डबर्ग भी बोलता है कि जो स्टैनली है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेव कर रहा है एंड वी नीड टू सी अ डॉक्टर. तो हम उसे एक मोंटे नाम के आदमी के पास ले जा रहे हैं. फिर लुलू भी वहाँ आ जाती है. वो भी ऊपर से ही आती है स्टैनली के रूम से और वो बोलती है कि गोल्डबर्ग को कि तुमने बहुत ज़्यादा मेरा एडवांटेज लिया है. और वो क्या करता है फिर भी उससे फ्लर्ट करता है पर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि आई नो वट यू आर डूइंग. देन स्टैनली अपने हाथ में एक हाथ में हैट पकड़ के और दूसरे हाथ में अपना टूटा हुआ चश्मा लेकर के आता है. वो बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहा है ठीक से एंड ही इज़ ओनली ग्रोनिंग एंड मोनिंग एंड जस्ट मेकिंग सम साउंड्स. दोनों के दोनों गोल्डबर्ग एंड मैकैन स्टैनली को अपने साथ लेके चले जाते हैं किसी मोंटी नाम के आदमी के पास. एंड देन मैक कम्स एंड आस्क फॉर स्टैनली पर पीटी उसको नहीं बताता है कि स्टैनली को वो दोनों लोग लेके चले गए हैं और वो बोलता है कि वो अभी भी ऊपर अपने रूम में सो रहा है. एंड द प्ले एंड्स हियर. Now we are going to discuss all important questions. First is, who is the protagonist of the birthday party? Protagonist is like the central character of a work.
सो इट इज़ स्टैनली वेबर। स्टैनली वेबर मेन कैरेक्टर है इसमें। विच जॉनरा इज़ द बर्थडे पार्टी, तो ये किस तरह का वर्क है? तो इट इज़ अ प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ड्रामा है और इट इज़ एन एब्सर्ड प्ले एंड अ कॉमेडी ऑफ मैनस विच टू पीपल कम टू पीटी एंड मैग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। इट इज़ गोल्डबर्ग एंड मैकैन, ये दो लोग आते हैं पीटी और मैग के घर पे रहने के लिए। हु इज़ पीटी एंड मैग्स टेनेंट? इट इज़ स्टैनली। हैरल्ड पिंटर को किस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था? तो 2005 में मिला था। तो स्टैनली कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो वो बजाता है? इट इज़ अ पियानो। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द बर्थडे पार्टी? तो पीटी बोल्स का जो घर है, बोर्डिंग हाउस है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इट इज़ द सेटिंग ऑफ दिस प्ले। तो यहीं सारा एक्शन होता है। व्हेन वॉज द बर्थडे पार्टी पब्लिश्ड? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1959। कहीं कहीं पे आपको 1957 भी मिलेगा, बट इट इज़ एक्चुअली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले, बट इट गॉट पब्लिश्ड इन 1959 ओनली। कितने एक्ट हैं बर्थडे पार्टी में? सो देयर आर 3 एक्ट्स। इन विच एक्ट डिड इंटेरोगेशन सीन हैपन? तो वो कब इंटेरोगेट करते हैं स्टैनली को? तो ये होता है एक्ट सेकंड में, जिसके बाद स्टैनली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक डिसेबल्ड लाइफ जी रहा होता है और उसके बाद वो बिल्कुल बोलने लायक भी नहीं रहता। हु इज़ मैग? मैग जो है वो पीटी बोल्स की वाइफ है एंड शी इज़ अ 60 ईयर्स ओल्ड लेडी। वो बहुत ही नीडी है। शी आस्क्स रेपिटेटिव क्वेश्चंस ऑल द टाइम एंड शी फ्लर्ट्स विद Stanley, sometimes treats him as a son. What is a comedy of manners? This is a very important term, और comedy of manners term ही यूज़ होता है बर्थडे पार्टी जैसे प्ले के लिए। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या होता है, बहुत सारे एम्बिग्यूअस आइडेंटिटीज़ होती हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपरली रिवील नहीं की जाती है किसी भी कैरेक्टर की, एंड देयर इज़ कन्फ्यूजन ऑफ टाइम एंड स्पेस की कौन कहाँ है, कौन कहाँ कब जा रहा है, कुछ पता नहीं रहता। और देयर इज़ डार्क सिम्बोलिज्म, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिम्बलाइज करता है, एंड वट एवर दे से इट ऑल्सो सिम्बलाइजेज समथिंग और द अदर। एंड टॉकिंग अबाउट द टर्म इटसेल्फ, इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑक्सीमोरन इटसेल्फ। कॉमेडी और मैनस दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बट दे आर पुट टुगेदर। तो यही इस प्ले में भी हमको दिखता है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ रिवील नहीं की जाती कि कौन क्या है, और लोगों की क्या है आइडेंटिटी भी क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। कभी गोल्डबर्ग खुद को नैट कहता है, कभी बेनी कहता है। हु कॉइन्ड द टर्म कॉमेडी ऑफ मैनस? इट इज़ इरविंग वॉर्डल। हु इज़ लुलू? लुलू मैक की फ्रेंड है और शी इज़ इन हर 20s एंड शी इज़ sexually assaulted by Stanley, and also she says to Goldberg that he has taken advantage of her. What is presented as a gift to Stanley? तो स्टैनली को उसके बर्थडे पार्टी में क्या गिफ्ट मिलता है? ये एक टॉय ड्रम है जो कि लुलू एक पार्सल में लेके आती है एक्ट 1 में, और एक्ट 1 में ही वो मैग उसे स्टैनली को वो गिफ्ट दे देती है। विच रिलीजन्स डू गोल्डबर्ग एंड मैकैन रिप्रेजेंट इन द प्ले? तो मैकैन जो है वो एक क्रिश्चियन, एक आयरिश क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट करता है, और जो गोल्डबर्ग है ही हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ जू। विच गेम डू दे प्ले इन द पार्टी? तो कौन सा गेम वो लोग प्ले करते हैं पार्टी में? इट इज़ द ब्लाइंड मैन्स बफ। वट इज़ द थीम ऑफ द प्ले? ये सर्टेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी से आपको कॉमेडी ऑफ मैनस और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इट विल टेक टाइम, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टर्म बेटर इन दिस वे। तो जो थीम है प्ले की वो है शिफ्टिंग रेल्म्स ऑफ रियलिटी। तो सबकी रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग अलग है, और सबकी जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। द प्ले इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ इनहेरेंट एम्बिग्यूअस ह्यूमन नेचर। एक्चुअली में ह्यूमन नेचर को हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि हम किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। दिस प्ले ऑल्सो talks about the absurdity of human nature. Okay, we don't know how we are going to live this life. Okay, absurd जो एक particular term है जो इस play के लिए use भी किया गया है कि that this is an absurdist play. It means that we don't know what life is. We see life as something which is meaningless. We don't understand that what is our aim in life. So this is actually the absurdity of life. कि लाइफ क्या है हम नहीं जानते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड लाइफ, वी डोंट अंडरस्टैंड रियलिटी, देन देयर इज़ कन्फ्यूजन एंड केओस। वी डोंट अंडरस्टैंड कि स्टैनली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होने लगती है जब गोल्डबर्ग और मैकैन वहाँ आते हैं। मे बी ही हैज़ अ शेडी पास्ट, उसने शायद पास्ट में कुछ गलत किया है जिसकी वजह से वो वहाँ रह रहा है, और उसकी खुद की भी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नहीं है। ही इज़ काइंड ऑफ अ वेरी डिसेबल्ड पर्सन, अनशेवन,
पर्सन, उसने शेव भी नहीं करता है एंड ही इज़ लिविंग अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ देयर. देन देयर इज़ फियर ऑफ अननोन, ये भी एक थीम है प्ले की. फियर ऑफ अननोन मतलब कि एवरी पर्सन इन द एवरी कैरेक्टर इन द प्ले इज़ afraid of something but we don't know what that is. Then there is loneliness. तो loneliness भी we see when we look at PT and Meg. Stanley is living alone. We don't know anything about their families. So everybody comes there individually and they are providing meaning to other person's life. Next question. What are Goldberg's other names in the play? तो Goldberg अपने लिए कई अलग अलग नाम यूज़ करता है. एक तो है नैट, देन देयर इज़ बेनी, और साइमी एक और नाम है गोल्डबर्ग का. जब मैकैन उसे इस नाम से बुलाता है तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और मैकैन को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है. फिर मैकैन जो है उसको भी अलग अलग नामों से इसमें बुलाया है. तो उसका जो दूसरे दो नाम हैं वो हैं डरमॉट एंड सीमस. और यहीं पे वी ऑल्सो गेट द थीम ऑफ द प्ले जो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, दैट देर आर शिफ्टिंग realms ऑफ रियलिटी. द आइडेंटिटीज आर ऑल्सो शिफ्टिंग, द रियलिटी इज शिफ्टिंग. ओके, वट डज द टॉय ड्रम सिम्बलाइजेज? तो वो टॉय ड्रम जो मैग स्टैनली को देती है वो क्या सिम्बलाइज करता है? वो सिम्बलाइज करता है सिंबल ऑफ ऑर्डर, दैट दिस लाइफ शुड बी इन एन ऑर्डर, वी शुड हैव ऑर्डर इन आवर लाइव्स. बट जब वो टॉय ड्रम स्टैनली को देती है, स्टैनली उसे बहुत ज़्यादा बजाता है और उसकी रिदम वगैरह भी फील करने लगता है. ही लूजेस कंट्रोल. और इन एक्ट 2 व्हेन दे वर प्लेइंग ब्लाइंड मैन्स बफ गेम, गोल्डबर्ग और मैकैन क्या करते हैं, जब वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं तो उसके सामने वो उसको रख देते हैं टॉय ड्रम को, और स्टैनली उसके ऊपर गिर जाता है और वो ड्रम क्या हो जाता है, टूट जाता है. इट कैन ऑल्सो हिंट द वे Goldberg and McCann come to Stanley's life and disturb his peace of mind. Next question is, which radio play did Pinter compose? It was called The Voices और ये 2005 में उन्होंने लिखा था. It was in collaboration with James Clark. Then there are important quotes. First is, I used to like Stanley playing the piano. ये मैग कहती है जब वो स्टैनली के बारे में ऐसे बात करती है जैसे कि वो अपने बेटे के बारे में बात कर रही है कि आई लव व्हेन ही प्लेज द पियानो. फॉरगेट ऑल अबाउट इट, इट्स अ फॉल्स अलार्म. ये डायलॉग है स्टैनली का एक्ट 1 में, जब उसे पता चलता है कि कोई दो लोग घर में रहने के लिए आ रहे हैं, कुछ दिन रहने के लिए. तो वो ये इस चीज़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है जस्ट टू काम हिमसेल्फ कि शायद ये लोग मेरे लिए नहीं आ रहे हैं. तो वो थोड़ा बहुत तो उसे टेंशन होती है पर वो फिर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है. फॉरगेट ऑल अबाउट इट, इट्स अ फॉल्स अलार्म. Third is the number 846 possible or necessary? This happens while they interrogate Stanley. तो जब गोल्डबर्ग स्टैनली को से क्वेश्चंस पूछ रहा होता है अलग अलग उसकी पास्ट लाइफ के बारे में, तो वो ये क्वेश्चन उससे बार बार पूछता है. स्टैनली कंफ्यूज्ड है, ही इज़ नॉट एबल टू आंसर. व्हाट मेक्स यू थिंक यू एग्जिस्ट? गोल्डबर्ग ये स्टैनली को बोलता है कि ताकि वो इमोशनली ब्रेक हो जाए और उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए. यस शी डज समटाइम्स शी फॉरगेट्स. ये पीटी बोलता है मैग के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में एक्ट 3 में, जब वो कुछ भी रिमेंबर नहीं कर पाती है कि पिछली रात को बर्थडे पार्टी में क्या क्या हुआ था. इट वॉज अ लवली पार्टी, आई हैवंट लाफ्ड सो मच इन ईयर्स. तो मैग ये लाइन बोलती है एक्ट 3 में और उसे कुछ भी याद नहीं है जितना भी कुछ बुरा उस पार्टी में हुआ था, क्योंकि स्टैनली क्या करता है उसे मारने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो लुलू के साथ किसी और ही रूम में मिलता है और वो टॉय ड्रम को भी तोड़ देता है. तो ऑल दीज थिंग्स शी डजंट रिमेंबर. This also refers to a point that she kind of tries to ignore the reality and she wants to live in her happy phase. Now here is list of all the plays by Harold Pinter. इसमें है द रूम जो कि उनका फर्स्ट प्ले था, फिर है बर्थडे पार्टी, यहाँ पे 1957 लिखा है बट एक्चुअली में ये जिस ऑर्डर में उन्होंने लिखे थे उस ऑर्डर में मैंने आपको दिए हैं. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1959 बट written in 1957 and performed in 1957. Then there is The Dumb Waiter. Then the next play is The Caretaker. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं जो इंपॉर्टेंट है उनको ही आपको बताऊंगी, ठीक है. Then there is The Homecoming. Then Silence. Monologue जो कि 1972 में उन्होंने लिखा था. Then there is Remembrance of Things Past जो कि उनका लास्ट प्ले था. So thank you so much for watching this video.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर